स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीरियस फर्स्ट 2022 का पॉलिटी के ओनली पीवाईक्यू, जिसमें हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुके हैं पीडीएफ में, एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे और उसके बारे में सारी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। He shall vacate his office in he cases to be the member of the house to of the people। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्पीकर को उसके पद से हटाया जाता है, अगर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगर पद से हटा दिया जाता है स्पीकर को, तो उसके साथ साथ स्पीकर का जो पद होता है वो खत्म हो जाता है। इसका आंसर सही है, क्योंकि स्पीकर ही तो होता है, मेंबर में से एक चुन के स्पीकर बना दिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। He may at any time resign to by writing his resignation to the president of India। वो रेजिग्नेशन क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को देता है। इसका आंसर गलत है। वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को। किसको देता है? डिप्टी स्पीकर। आप याद रखिए, वो अपना रेजिग्नेशन यानी अपने त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर को देता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो इसमें क्या लिखा है? प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन देता किसको? डिप्टी स्पीकर को देता है। अब और सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देम मेंबर्स ऑफ द पीपल। ये बात सही है, क्योंकि इसी मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास करना, अगर उसको पद से हटाना है। उसके बाद क्या है? चौथा पॉइंट, विल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट। अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है तो क्या उसको डिप्टी स्पीकर उसको परफॉर्म आगे लेके जाता है? यानी कि अगर स्पीकर अपने ऑफिस में नहीं है, किसी कारण छुट्टी से चला गया है या उसकी तबीयत खराब है, तो वो डिप्टी स्पीकर द्वारा उस हाउस को रन किया जाता है। इसका आंसर नंबर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 368। तो उसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए, इट इज गवर्न बाय आर्टिकल 360 सब क्लॉज 2। यार देखिए, सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के बारे में बताता है, और सब क्लॉज इसके बारे में बताता है। देखिए, ज्वाइंट सीटिंग कैन बी रिजॉल्व टू पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर। ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है? गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बुलाया जा सकता, और ना ही प्रेसिडेंट अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर। आप ये नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि इसमें बोला है ज्वाइंट सिटी बुलाई जा सकती है। लेकिन अब एक और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और अ प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की पावर है कि किसी भी संविधान संशोधन को अमेंड कर सकता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रूल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का कोई रूल नहीं होता। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। हम देख देखते हैं क्या है। द प्रोविजन सेंशंस टू द प्रेसिडेंट टू द इंडिया नॉट रिक्वायरिंग फॉर इंट्रोडक्शन एनी बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि पॉइंट बी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीडीएस 2022 सेकंड में भी सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था सीडीएस 2022, यानी कि सीडीएस सेकंड 2022 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन उतर गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोइंग टू इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इनमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या है? proportional representation and single transferable vote is the best way to elect the president of India। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द फॉर्म
ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपातकालीन में इसमें कौन सा मेंशन नहीं है। हम जानते हैं आपातकालीन कितने में आते हैं, एनपीएफ। एनपीएफ ये शॉर्ट तरीका है इमरजेंसी को याद करने का। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 इमरजेंसी भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, एनपीएफ, इसको शॉर्ट तरीका है इसको याद करने का। अब देखिए इसमें कौन कौन सा नहीं है, नॉट मेंशन, कौन सा नहीं, नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। देखिए कौन सा इसमें नहीं है, हेल्थ इमरजेंसी का इशू भारत में अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, यानी कि हेल्थ इमरजेंसी इमरजेंसी में काउंट नहीं किया जाता। देखिए एनपीएफ बेस तरीका है इसको याद करने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, ये क्या पूछा है, मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, और मनी बिल से पॉलिटी में क्वेश्चन जरूर से हर साल पूछता है, तो जाहिर सी बात है सीरियस फर्स्ट में पूछेगा ही पूछेगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल, यानी कि मनी बिल में इसमें कौन सा प्रोविजन नहीं है। तो देखिए क्या पूछा है, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये मेंशन है आर्टिकल। मनी बिल किसमें आता है, आर्टिकल आर्टिकल 110, यानी कि 110 में मनी बिल के बारे में बताया, यानी कि अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। और ये सभी चीजें उसमें अगर आप पॉइंट्स को पढ़ेंगे सारे वर्ड्स उसमें दिए गए, आपको ये वर्ड्स याद रखना पड़ेगा। बच्चे करते क्या है कि मनी बिल का आर्टिकल पढ़ लेते हैं और इन वर्ड्स को छोड़ देते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स इसमें अगर मेंशन किए गए हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकलता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पज, यानी कि लोकल अथॉरिटी या लोकल पर्पज के लिए किसी को फंड में फाइन लगाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल गलत, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉट, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी के आपका बिल्कुल सही ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, क्या है इंडिया में इस तरह का सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, रेडिकल, कौन सा सही है। तो इसका आंसर है रेडिकल, यानी उग्र समाजवाद हमारे देश में नहीं है, यानी कि उग्रता हमारे समाजवाद में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। उसमें सोशलिज्म से क्वेश्चन पूछा था और ये फेडरलिज्म से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन किसने पूछे आपको, प्रीएम्बल से, यानी कि देखिए कितने सारे 2 क्वेश्चन लगातार आपको प्रीएम्बल से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए प्रीएम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा इसमें कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। इसे देखिए, टू फॉर्म अ यूनियन, ये सही ऑप्शन है, या रेसिडेंसी पावर वेस्ट विद इन द सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, या एन एक्सक्लूसिव यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर का ए सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। ये क्योंकि भारत में क्या पूछा है, जितने भी स्टेट आपस में जुड़े हुए हैं सबके कंसर्न से जुड़े हुए हैं। जैसे अमेरिका में होता है कि कोई भी अपने स्टेट का सिटीजन होता है उसके साथ अपने कंट्री का सिटीजन, यानी कि सबकी रजामंजूरी से, जितने भी उसके 52 स्टेट हैं सबकी रजामंजूरी से वो साथ जुड़े। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप भी है। उसके बाद ये भी ऑप्शन सही है, यूनियन एग्जीक्यूटिव और कंकरेंट लिस्ट में भी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, और किससे है, फंडामेंटल राइट से। किससे है, फंडामेंटल राइट ये क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट ये क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, आर्टिकल 19 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टेट अमेंड इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 है। आप 19 पढ़ते हैं लेकिन क्लॉज को भूल जाते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछता है, क्लॉज पे। क्वेश्चन देखिए यूपीएससी सीडीएस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट एन आर्म, बिना यानी कि बिना हथियार से कहीं भी खड़ा हो सकते हैं। टू एक्वायर एंड डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, यानी कि हम किसी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट यानी कि उसको हथिया सकते हैं, या उसको खरीद मतलब हथिया सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में कहीं नहीं दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी था वो हट गया था अब फंडामेंटल राइट से। तो देखिए उसके बाद टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हम फ्रीली बिना किसी डर से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर में दिया क्या, पहला दूसरा सही है, दूसरा सब सही है, चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी मतलब एक्वायर या डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का अधिकार हमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 30 में हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर इज द राइट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी।
ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें देखिए क्या इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट, यानी कि चुनाव आयोग से इसमें से कौन से ऑप्शन में कौन सा गलत है। देखिए, इट कंडक्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है क्या वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये बात बिल्कुल ही गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आंसर नंबर बी होगा। अब देखिए क्यों गलत होगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का अगर किसी को हटाना है तो सबसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का परमिशन लेना जरूरी होता है। रिमूव किया जाता है किसको द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बोल दे कि या मेंबर्स को तो नहीं हटाना है, तो क्योंकि जैसे जितने भी मेंबर्स उसके साथ होते हैं वो भी इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं, एक उसी में से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। लेकिन अगर किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स को हटाना है या इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रजा मंजूरी होना जरूरी है। अगर वो प्रेसिडेंट से बोल दे कि नहीं हटाना है, तो प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते। इसमें पूछा कौन सा गलत नहीं, इसमें ये बोला है कि हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब अपने अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको और जानकारी मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी हमने पढ़ा कि उसको अपॉइंट या उसके मेंबर्स को या उनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट द्वारा। उसके बाद देखिए जो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत ही डेंजरस ऑप्शन है। गवर्नर ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन इफ रिक्वायर्ड। आप ऐसे समझिए, आपके यहाँ जैसे अभी कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं या कभी भी कहीं भी चुनाव होता है, तो उसको उसको कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमेटी उसको कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन सेंट्रल से तो बंदे लाती नहीं है एग्जाम वो कंडक्ट कराने के लिए, जितने भी आपके इलेक्शन होते हैं, तो जितने भी प्राइमरी टीचर होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्यूटी करते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो इसको प्रोवाइड कौन कराता है, गवर्नर द्वारा। और गवर्नर इसके लिए बाउंडेड होना कि राज्यपाल इसके लिए बाउंडेड है। अगर इलेक्शन कमीशन बोल दे तो मुझे 300 लोग चाहिए इस पर्टिकुलर काम इस बूथ पे जाना है, तो ये सारी जिम्मेदारी गवर्नर की है, राज्यपाल की। वो इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराए, यानी कि जो बसेस प्रोवाइड कराए कि एक स्थान से एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक जाने में, जितने भी वो आरपीएफ के जवान, सॉरी जितने भी वो बीएसएफ या आईटीबीपी के जितने भी जवान हैं जिनका इलेक्शन में ड्यूटी लगता है, उनको कहाँ ले जाना, उनके लिए खाने की व्यवस्था, कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब किया जाता है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 105, which of the following statement with regard by the preamble of the Constitution of India is not correct? Equality of status and equality of opportunity should mention in the preamble, यानी कि equality of status and equality of opportunity मेंशन है प्रियम्बल में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल ही सही से दिया हुआ है। दिया है द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल सिंस इट्स बिगिनिंग। सही बात है, शुरुआत में नहीं हुआ, पहले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी था, उसका बाद अमेंडमेंट किया गया प्रीएम्बल में, उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड किया गया। क्या किया, ऑफ द नेशन ऐड किया गया। तो इसका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दूसरा, पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही है दोनों गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया था। तो 105 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 106, यानी कि क्वेश्चन नंबर 106 में देखते हैं इसमें क्या दिया है। पार्ट 4 से क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, यानी कि इन पार्ट 4 ए, अब पार्ट 4 ए देखिए सभी समझिए किसकी है, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी एफडी से क्वेश्चन पूछा है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, प्लीज फोकस दिस पॉइंट, नॉट मेंशन एज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कौन सा मेंशन नहीं किया गया इन चारों ऑप्शंस में। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप क्या कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए, टू रेंडर नेशन सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, यानी कि जब भी सेंट्रल या राष्ट्र द्वारा आपकी सर्विस ली जाएगी तो आपको जाना जाना चाहिए। यानी कि अगर मान ली कोई देश आपके अटैक कर देता है और आर्मी पीछे जा रही है, तो आप भी जा सकते, बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं, ये हमारा ड्यूटी है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोग्रेटी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन्स की डिग्निटी के लिए खड़ा होना चाहिए, हमारा मोरल ड्यूटी है खड़ा होना चाहिए।
टू वैल्यू एंड प्रिवेंट यूनिटरी नेशन कल्चर, ये ऑप्शन नंबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया एफडी यानी फंडामेंटल ड्यूटी में ये मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, टू डेवलप द स्पिरिट इन इक्वालिटी ऑफ एंड रिफॉर्म, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 115, अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि संविधान के हिसाब से आपसे कौन सा ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कंफर्म फंक्शंस एंड अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्लियामेंट के ही पास सारी पावर होती है लॉ कंडक्ट लॉ बनाने की, वो प्रेसिडेंट के फंक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसीडर्ड, वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर बोर्ड, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है आपका इसी साल में, अभी हमने पहले ही देखा। उसके बाद क्या है, कंडक्टिंग कंसिडरिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑल द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए आपसे व्यक्ति खेलता क्या है, सभी मेंबर्स के द्वारा पार्लियामेंट में और उसके बाद मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, सभी मेंबर नहीं, ओनली इलेक्टेड मेंबर। अगर ऑल मेंबर बोल रहा है तो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं वो उनको भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन क्या होता है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ सभी के। तो देखिए ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बोला कौन सा सही नहीं है, सभी मेंबर नहीं, ओनली इलेक्टेड मेंबर। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। अ पर्सन हैविंग होल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ फॉर दैट ऑफिस फॉर द सेकंड, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो दूसरे बार फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हमने देखा प्रतिभा पाटिल 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे, अभी द्रौपदी मुर्मू है, इसके पहले रामनाथ कोविंद थे, तो वो फिर री एलिजिबल हो सकते, लेकिन आपका अमेरिका यानी कि यूएसए में ऐसा है कि 2 बार से कोई ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। बराक ओबामा थे, वो मैक्सिमम कोई भी अमेरिका में 2 बार कंटिन्यू प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बनता। जैसे बराक ओबामा 2 बार लगातार अपना 2 टेन्योर कंप्लीट किए, उसके बाद वो कभी इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जितने नंबर ऑफ टाइम आप चाहें उतने नंबर ऑफ टाइम आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो बैक टू बैक आप टेन्योर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूं मैं आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फिनिश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्कशंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि अगर मंत्रिपरिषद जितने भी फैसले होते हैं वो पीएम द्वारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के साथ डिस्कस किया जाए, उनको बताया जाए। देखिए प्रेसिडेंट को बताना जरूरी होता है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके लिए अधीन होते हैं। यानी कि देखिए पीएम जो पद होता है यानी कि प्रधानमंत्री, ये कोई ऑफिशियल पद नहीं है। पीएम वर्ड का कोई भी पीएम की अगर बात करें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पीएम के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। जितने भी मंत्री जीते होते हैं, जितने भी मेजोरिटी की पार्टी होती है, उस पार्टी में से एक लीडर को बनाया जाता है, उस लीडर का नाम पीएम होता है। और ये क्या करता है, ये एक बिचौलिया होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। जितने भी फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं वो क्या करता है, वो जाके प्रेसिडेंट को बताता है कि मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको ये फैसले लिए हैं, ये आपको जानना जरूरी होता है। जितने भी फैसले होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन बिना प्रेसिडेंट की मंजूरी के कोई भी बिल भारत में पास नहीं सकता या कोई भी लॉ नहीं पास सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 78 इसके बारे में बताता है, यानी कि अनुच्छेद 77 के बारे में इसके बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 को 117 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जितने भी भारत के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रेसिडेंट ही मेन हेड होते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ पर्सन एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग ही इज क्वालिफाइड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, किसी भी रूलिंग पार्टी यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा है उसका ये वकील होता है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, वकील होता है। तो वो अपॉइंट होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो या हाई कोर्ट में बनने की योग्यता रखता हो। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। पूछा है नॉट, दोनों सही। अब देखते हैं क्या, टोटल नंबर मिनिस्टर
इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि 10% से ज्यादा नहीं सकता, देखिए 11% से कम नहीं हो सकता या 11% से कम, यानी कि जितने, जैसे मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है, उसके मान लीजिए आपकी जितने भी 450 मेंबर या 550 मेंबर बैठे हुए, यानी कि लोकसभा में 550 सीटें हैं, उस 550 का 11% से कम नहीं हो सकती और 15% से ज्यादा कोई मंत्री नहीं हो सकता। आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो, जैसे जितने भी जैसे रेल विभाग है, रेल मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, ये सब क्या आते हैं, ये मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। सभी तो मंत्री बनते नहीं है, मेंबर्स भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। तो जितनी भी आपकी टोटल सीट आएगी उसमें से आपकी मेजोरिटी आएगी, उसकी टोटल सीट हो जाएगी, उस टोटल सीट में से 11% से कम नहीं मंत्री परिषद बन सकते हैं और 15% से ज्यादा नहीं, इसमें क्या किया है 10%। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में गलत दिया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is bounded to act per the advice tendered by the council of minister। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या पूछा है, रिट, ये रिट से क्वेश्चन, देखिए फंडामेंटल रूट जैसे कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए रिट से क्वेश्चन पूछा है और हर साल रिट से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स यू मे हैव द बॉडी, यानी कि बॉडी के साथ है। हैबियस कॉर्पस हम जानते हैं, हैबियस कॉर्पस होता है, मेंडेमस होता है, प्रोविजन, सर्टोरियो एंड क्यूबरन। इसके 4 ऑप्शन में दिया, एक हटा दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, हेबियस कॉर्पस। देखिए ये हमारा सारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।